और दोस्तों मामला इससे भी पेचीदा है। एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि उसने 1 वीक से इजराइल और अमेरिका ने यह अटैक डिले किया क्योंकि उनको राइट वेदर और टारगेटिंग नहीं मिल पा रही थी। शायद वो खमेनी को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को होस्ट किया, यानी कि एक तरह से उनके विजिट को एक कवर की तरह यूज़ किया गया ईरान पे अटैक करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि हमारा इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है एक दोस्त मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया प्रधानमंत्री मोदी की इस इजराइल ट्रिप के साथ। उन्होंने जाके जो नेतन्याहू को गले लगाया और जो वो इजराइल के बहुत बड़े समर्थक नज़र आए अटैक से ठीक 2 दिन पहले ईरान पे जो हुआ है, ये नुकसान 2 तरीके से हुआ। एक तो नेतन्याहू जो है वो इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल नज़र आते हैं आप लोगों को जब से आईसीसी का जजमेंट आया है, तो वो ज़्यादातर कंट्रीज सेफली विजिट नहीं कर सकते, सिर्फ अमेरिका सेफली जा सकते हैं और कहीं पे भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो एक तरह से हमने उनका समर्थन किया। अब मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी जो है वो एक फंजिबल कमोडिटी है, यानी कि इज्जत व इकबाल एक कैपिटल की तरह है, पैसे की तरह है। आपकी किसी और को दी जा सकती है, पर अगर किसी और को देंगे तो आपकी घटेगी। तो नेतन्याहू को एक्सेप्टेबल बनाने में हमने इंडिया की क्रेडिबिलिटी लोअर की और प्रधानमंत्री ने अपनी भी करेंसी लोअर की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मार्केट में। दूसरी चीज़ ये हुई कि इजराइल खुद आइसोलेटेड है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी सिर्फ अमेरिका उसके साथ खड़ा है और आप समझें यूएई जैसे कुछ देश जो खुद भी आइसोलेटेड हैं। यूएई यानी अरब वर्ल्ड में यूएई भी आइसोलेटेड है। देखा जाता है कि वो जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा है सूडान में आरपीएफ को सपोर्ट करके, और गाज़ा में भी इजराइल की तरफ ले रहा था काफ़ी हद तक। ऊपर से तो न्यूट्रल था पर अंदर से कुछ सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, तो वहाँ पे भी जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया ने इस वक्त सपोर्ट दे के इजराइल को उसका आइसोलेशन कम किया है, पर इंडिया ने अपनी छवि ग्लोबल साउथ में कम की है। इससे पहले इंडिया देखा जाता था बहुत वर्षों तक वो कंट्री जो हक के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो। तो क्योंकि इंडिया अपनी आवाज़ डीकोलोनाइजेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए उठा रहा था, तो वो इज़्ज़त थी। पर अब कई सालों से ये इमेज जारी है और अब तो ये और पुख्ता हो गई है, पक्की हो गई है कि इंडिया जो है वो इज़राइल की तरफ है और हमेशा ताकत की तरफ रहता है, यानी अमेरिका की तरफ रहता है, या अगर कहीं रूस और किसी और का हो तो रूस की तरफ रहेगा, इंसाफ की बात कम करेगा। तो ग्लोबल साउथ में उसकी छवि पे कुछ असर होगा, ये तो लाज़मी है। तो आप मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप इन इज़राइली एक्सपर्ट का सुन लें। ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। ये खुद कह रहे हैं टीवी पे कि ये कितना बड़ा डील है इज़राइल के लिए, यानी कि ये कितनी बड़ी बात है कि इंडिया जो इतना बड़ा मुल्क है ग्लोबल साउथ में, वो इज़्ज़त दे रहा है नेतन्याहू को और इज़राइल को, उसका आइसोलेशन कम कर रहा है। और नेतन्याहू इसको बेच रहे हैं अपनी पब्लिक को, क्योंकि वो इलेक्शन में जाने वाले हैं बहुत जल्दी, यानी कुछ महीनों के अंदर, शायद जून जुलाई अगस्त में वहाँ इलेक्शन होंगे। और उसमें नेतन्याहू ये दिखा रहे हैं कि देखो, तुम जो समझ रहे हो कि मैं वॉर क्रिमिनल हूँ, आइसोलेटेड हूँ, या इज़राइल आइसोलेट हो गया है हमारे गाज़ा में जेनोसाइड या लेबनान में बॉम्बिंग की वजह से, ईरान की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इंडिया जैसा बड़ा मुल्क सपोर्ट करता है, गले लगाता है। Huge achievement for Netanyahu. Israel had 2 very, very difficult years in the international arena. Netanyahu himself can hardly travel abroad. And here the Prime Minister of India is coming with enthusiasm for the Israeli people to see a visit of a Prime Minister of a very important country with a positive momentum in its economy, not affected at all, at least so far, by the Gaza war or the West Bank event, is a kind of a glimpse of hope. I mean, our relations with the whole world, maybe except the United States of Trump,
were badly affected, largely affected by the events of the last 2 years, especially Gaza, but recently also West Bank. And here comes the prime minister and is paying a normal official visit with the whole protocol, with economics, with security, and even very strong political regional dimensions. So for the Israelis, it's kind of fresh air after being almost isolated in the last 2 years. तो आपने देखा अल जजीरा पे ये एक्सपर्ट क्या बोल रहे थे। अगर इसका विजिट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो हमें क्या मिला। अब लोग कह रहे हैं हमें मिला इजरायली हथियार, इसराइल ने हमें बहुत वेपन्स बेचने के प्रॉमिस की है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके दो पहलू हैं। इसराइल वैसे भी हमें सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है क्योंकि हम उसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। तो कोई दुकानदार अपने ग्राहक के सामने झुकता है, वो तो समझ में आता है, पर कोई ग्राहक दुकानदार की आवभगत करे, ये कभी नहीं सुना। उनको तो बेचना ही बेचना है हमें, हम उनके नंबर 1 कस्टमर हैं। 2020 से 2024 का अगर डेटा देखें, तो 1/3 से ज़्यादा टोटल वेपन सेल्स इज़राइल की इंडिया को ही है। और यही नहीं कि ये सेल्स हुई हैं, बल्कि इज़राइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, तो इज़राइल के लिए बहुत ज़रूरी कस्टमर है इंडिया। तो वो हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तो अभी वैसे भी बेचेंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले के प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू, इंदिरा गांधी, वाजपेयी या नरसिम्हा राव, उन्होंने कैसे बिहेव किया, या मनमोहन सिंह। 62 की वॉर में हमें हथियार मिले, लोगों को ये पता नहीं है इजराइल से, पर कोई असर नहीं पड़ा नेहरू के व्यवहार में इजराइल के प्रति, और हम अपनी दोस्ती बनाए रखे अरब मुल्कों से। इसी तरह से इंदिरा गांधी को भी उन्होंने हथियार दिए 71 की वॉर के बाद। इसी तरह से नरसिम्हा राव ने भी हथियार लिए, कभी गए नहीं इजराइल, कभी आवभगत नहीं की उनकी, फ़लस्तीन को फुल सपोर्ट मेंटेन करके रखा। इसी तरह से आप देखें वाजपेयी या मनमोहन सिंह को भी, तो कोई ज़रूरत नहीं थी ये करने की। हमें वेपन्स तो मिलते ही मिलते, तो फिर ये किया क्यों? अगर कॉस्ट बेनिफिट में भी हमको नुकसान था, हम अकेले पड़ रहे हैं, हम दिख रहे हैं साफ कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। अटैक से ठीक 2 दिन पहले हमारा ये विजिट होता है। और दोस्तों, मामला इससे भी पेचीदा है। एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि उसने 1 वीक से इजराइल और अमेरिका ने यह अटैक डिले किया क्योंकि उनको राइट वेदर और टारगेटिंग नहीं मिल पा रही थी। शायद वो खमेनी को ढूंढ रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को होस्ट किया। यानी कि एक तरह से उनके विजिट को एक कवर की तरह यूज़ किया गया ईरान पे अटैक करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि हमारा इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है एक दोस्त मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये किया इसलिए प्रधानमंत्री ने क्योंकि उनकी पार्टी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जिसका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें वो समझते हैं कि इजराइल उनका विचारात्मक, आइडियोलॉजिकल, ज़हनी तौर पे एलाई है। वो समझते हैं कि इजराइल भी मुस्लिम नफ़रत करता है, और इसलिए उसकी पॉलिसीज़ और इंडिया की पॉलिसीज़, बीजेपी की पॉलिसीज़ अलाइन्ड हैं। ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। इजराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाता है, कभी-कभी अरबों के ख़िलाफ़ भी, पर ओवरऑल कोई इस्लामोफोबिया नहीं है इजराइल में, ना उसकी पॉलिसीज़ इस तरह से रही हैं। दूसरी बात, आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में कभी कम्युनलिज़्म नहीं था। कंट्री के अंदर कुछ भी हालात हों, अलग, चाहे सिख हो, मुस्लिम या हिंदुओं के बीच में, पर उसका असर फॉरेन पॉलिसी पे नहीं पड़ता था। फॉरेन पॉलिसी उससे शेड नहीं होती। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इस कम्युनल शेड से गुजर रही। बांग्लादेश से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, कि हमारे हालात ख़राब हो गए इसी चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, और क्योंकि इलेक्शन जीतने थे बंगाल, आसाम में। इसी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी मालदीव्स और भी मुल्क हैं, तुर्की, और अब इज़राइल के प्रति जो हम अपना नुकसान करके उसका फ़ायदा करवा रहे हैं, ये एक आइडियोलॉजिकल, विचारात्मक हो सकती है, पर हिंदुस्तान को उससे फ़ायदा नहीं है, इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है उससे। बल्कि आप देखें तो हो सकता है ये प्रधानमंत्री के डोमेस्टिक कट्टरवादी सपोर्टर्स को भी पसंद आए ये।
हो सकता है, पर ये इससे हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका एक और पहलू अब साफ़ होता दिखता है कि हमने अमेरिका और इज़राइल का अटैक तो कंडेम किया ही नहीं, उसकी कोई निंदा नहीं की, पर हमने ख़amenei के मरने पे भी कोई सहानुभूति नहीं ज़ाहिर की। अब आप ईरान हमारा पुराना दोस्त था, एलाई था, हमें मदद करता था, हमने उसको नज़रअंदाज़ किया, वो हमें सस्ता तेल बेचता था, उसका इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन भी वो देता था, उसको भी हमने नज़रअंदाज़ किया, नहीं लिया अमेरिका और इज़राइल के चक्कर में। हमने चाबार पोर्ट जिसमें हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए थे, वो भी छोड़ दिया इनके कहने पे। पर सहानुभूति तो हम प्रकट कर सकते थे और बीजेपी कहती है कि हम शियाओं का वोट चाहते हैं, शियाओं से दोस्ती चाहते हैं इंडिया के। भाई वो शियाओं के तो सबसे बड़े रहबर थे। ख़amenei जो थे, वो सिर्फ़ एक राजनीतिक या सियासी लीडर नहीं थे पॉलिटिकल, वो एक रिलीजियस लीडर थे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वो शियाओं के गायब इमाम के इस दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव थे। तो चाहे आपको वैसे सहानुभूति ना हो पॉलिटिकल तौर पे, पर आप इमोशनल, विचारात्मक तौर पे तो या रिलीजियस तौर पे आप ज़ाहिर कर सकते हो ये। ख़ास तौर से जब आप कह रहे हो कि आपको शियाओं का वोट चाहिए और शियाओं से आपको हमदर्दी है। तो इस इज़राइल से नज़दीकी जो पाली गई है पिछले 10 सालों में, ख़ास तौर से इस दौर में जब गाज़ा में जेनोसाइड भी हो रहा था, हम इंडिया से वेपन्स भी सप्लाई कर रहे थे इज़राइल को। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, आप गूगल करके खुद सर्च कर लीजिए। और फिर अब हम उनके साथ खड़े हुए हैं जब ईरान के ऊपर भी अटैक हो रहा है। निंदा तो दूर की बात, हम रोक नहीं रहे और अपना नुकसान एक और तरह से कर रहे हैं हम। आप ये समझिए कि तेल की कीमत ऊपर जाती इस अटैक से, वो तो होना ही था। इंडिया 80% अपना तेल इंपोर्ट करता है। ये बिगेस्ट आइटम है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। इसकी कीमत जब ऊपर जाएगी तो रुपए की वैल्यू घटेगी। दूसरी बात, 9 मिलियन इंडियन तकरीबन गल्फ में काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया। अब वो रेमिटेंसेस कम होंगे, उससे भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे झटका पड़ेगा, यानी रुपए की वैल्यू गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी इंडिया में, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंडिया में, हमारा स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, हमारा रियल एस्टेट मार्केट पे भी असर होगा। तो हमारा तो नुकसान था, हमें तो उसको समझाना चाहिए था नेतन्याहू को और ट्रंप को कि ना करें हमला। अगर हम वॉर नहीं भी रुकवा सकते थे, कम से कम अपनी थोड़ी-सी कंसर्न या नाराज़गी ज़ाहिर करते। हमने कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं की। अपना इतना बड़ा हम नुकसान खुशी-खुशी सहने को तैयार हैं। किस लिए? बस एक विचारात्मक तौर पे कि इज़राइल से विचारात्मक दोस्ती है प्रधानमंत्री की पार्टी की। और ऊपर से उन 9 मिलियन इंडियंस जो गल्फ़ में हैं, जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, उनकी भी जान-ओ-माल की हमें फ़िक्र नहीं है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, रोज़ वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है। उसमें से कई इंडियन मर सकते हैं, हो सकता है मर भी गए हों, हमें पता नहीं हो, घायल तो हुए ही हैं बेशक। तो कई तरीक़ों से ये फ़ॉरेन पॉलिसी और ये दोस्ती समझ में आने वाली है नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता कि कौन एडवाइस करता है और किस तरह से ये फ़ैसले लिए जाते हैं। पर मैं ये फैक्ट्स आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझता हूँ और करता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी वीडियो या शॉर्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर्स की इस वक़्त किल्लत है। और अगर आपको लगता है हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।